हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के इस लेक्चर में। तो देखिए, हमारी चल रही है केवीएस पेडागोजी बूस्टर सीरीज, जिसमें कुछ लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद डेवलपमेंटल टास्क हमने कवर कर लिया है, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट हमने कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की, ठीक है, विकास के क्षेत्र। और इसे आपको कई जगह एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या कहते हैं इसे? एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। आज हम इनको देखेंगे। तो देखिए, जो विकास की प्रक्रिया है, पहले उसको हम देख लेते हैं कि विकास में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है। भाई, विकास हमें पता है एक व्यापक शब्द है, उसमें आपका ग्रोथ भी आता है, मैच्योरेशन आता है, कैपेबिलिटी आती है, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट यानी वृद्धि, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ तो आएगी इसके अंतर्गत। मैच्योरेशन भी एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं करते, सोशली और इमोशनल मैच्योरिटी की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। ये दो एस्पेक्ट भी परिपक्वता के साथ जुड़े हुए हैं। और क्षमता, ठीक है, एबिलिटीज क्या है पर्सन की, और किस तरीके के अवसर उसे अपने आसपास के वातावरण में अपने ग्रोइंग ईयर्स में मिल रहे हैं, इन सब को मिलाकर हमें जो फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है, दैट इज डेवलपमेंट। इसके अलावा डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता, वो वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल होता है। जैसे आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में आपने पढ़ा और वो चीज आपको आ जाएगी। आप उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसे पक्का करने के लिए दोबारा उसको रिवाइज करते हैं। सेम वे डेवलपमेंट भी ऐसे होता है कि जैसे जैसे बच्चा कोई चीजें सीखता गया, डेवलप होता गया, वो वापस पीछे आएगा उसको पक्का करने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए। और इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, आपका वर्तुलाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डोमेन्स देखते हैं। डोमेन्स आपके कौन कौन से हैं? तो ब्रॉडली अगर हम इसको देखें तो पहला हो सकता है आपका फिजिकल एंड मोटर डोमेन, दूसरा है आपका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा है लैंग्वेज भाषा, ठीक है, चौथा है आपका सोशियो इमोशनल सामाजिक भावनात्मक, और पांचवा है आपका मॉरल यानी कि नैतिक विकास। चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हम देखते हैं। इसके बाद अब थोड़ी चीजें इसके डिटेल में देखेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और लास्ट में एमसीक्यू भी देखेंगे। प्रीवियसली यहाँ पर से इस टॉपिक में से आपसे क्या केवीएस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी एक बार चेक करेंगे। चलिए, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है क्या है, आपके डिफरेंट एरियाज है, एस्पेक्ट्स है जिनमें हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपके आ जाएंगे आपकी शारीरिक बढ़त, ठीक है, आपकी सेल्स वगैरह जो बढ़ रही हैं वो सारी चीजें आएंगी, नर्वस सिस्टम वगैरह सब कुछ आता है। मोटर डेवलपमेंट जिसमें इंक्लूड किया है, मोटर डेवलपमेंट मतलब मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें दो तरह के मोटर डेवलपमेंट आते हैं, ग्रॉस और फाइन, ठीक है। ग्रॉस यानी सकल और फाइन मतलब सूक्ष्म आपकी गत्यात्मक गतिविधियां। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब हम सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं। इसमें आपके कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे कि एक पर्सन जो है समाज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, कैसे, अगर उसे एक सोशल ग्रुप में शामिल किया जाए तो उसे उसका हिस्सा बन के रहना आता है या नहीं, हम ऐसा व्यवहार करते हैं या नहीं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। इमोशनल के अंतर्गत क्या आता है आपका, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, और सही जगह पे सही तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इमोशनल मैच्योरिटी जिसके अंदर होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, वो आसानी से जो है सिचुएशन को संभाल लेता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, उसे पता है मुझे अपने इमोशंस कहाँ एक्सप्रेस करने, कहाँ एक्सप्रेस नहीं करने, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट यानी सही और गलत आपको पता होना चाहिए कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। इसके अलावा अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, आपके दिमाग से जुड़ी हुई चीजें यानी संज्ञान से जुड़ी हुई चीजें, सोचना, समझना, तर्क देना, आपका कैटेगराइज कर पाना, डिफरेंशिएट कर पाना, ये सारी चीजें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, सब इसमें आ जाएगी। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपका क्या आता है, भाषा विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बेसिस पे आप बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, चीजों को सीख भी उसी के वजह से रहते हैं आप। और इसके बाद आप जो है जो अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने, जो विचार दूसरों तक पहुंचाने, वो भी आप लैंग्वेज के वजह से ही कर पाते हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। ये आपका हिंदी में भी दिया है और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो, फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बढ़त की बात इसमें आ रही है। कई जगह हमें सिर्फ इतना दिखता है हाइट और वेट बढ़ा, नहीं, इसमें आपकी मसल्स, नर्वस सिस्टम,
आपके अंदर इंटरनली भी जो चीजें चल रही हैं, बोन्स, ब्लड सर्कुलेशन, ग्लैंड्स, हाइट, वेट तो आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीजों में जो आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो इसमें इंक्लूड होती है। दैट मीन्स डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट में अगर कहूं तो इसमें सिर्फ आपके एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आते, आपके इंटरनली जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आपके अंदर जो अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग तंत्र आपके अंदर उपस्थित हैं, उनमें भी हमको ग्रोथ ये देखने को मिलती है, वो भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके मोटर कौशल। मोटर स्किल्स क्या है? ये आपकी फिजिकल एबिलिटीज हैं जो एक बच्चे को सक्षम बनाती हैं आगे उसके मूवमेंट्स के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाए। ठीक है, जैसे कि लिखना, दौड़ना, ये सारे क्या है? मोटर स्किल्स है, जहां पर बच्चा मूवमेंट कर रहा है, ये सब आपके मोटर स्किल्स में आते हैं। और मोटर स्किल्स आपके दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स आर दोज मोटर स्किल्स जिसमें आपकी लार्जर मसल्स यूज होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी मसल्स इसमें आपकी यूज हो रही है, ऐसे काम जिसमें आपका दौड़ना, स्विमिंग करना, ठीक है, भागना, क्लाइंब करना और खड़े रहना, क्रॉल करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो इसमें बारीक वाले काम आते हैं। यहाँ पर आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चाहिए होता है। जैसे सुई में धागा डालना है तो आपका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन, समन्वय सही बैठना चाहिए, तभी आप सुई में धागा डाल पाओगे। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इट इन्वॉल्व्स स्मॉलर मसल्स। अगर आप फाइन मोटर स्किल्स को अचीव कर लेते हो तो आप क्या क्या कर पाओगे? कप को पकड़ पाओगे, क्रेयॉन पकड़ पाओगे, बुक के पेज पलट पाओगे, अपने बटन्स लगा पाओगे शर्ट के, ठीक है, और ड्राइंग कर पाओगे, लिख पाओगे। ये सारी चीजें आपकी फाइन स्किल्स में आती है, फाइन मोटर स्किल्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पर। देखो, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में पहले हम सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सामाजिक विकास की बात करेंगे। इसके अंदर क्या आएगा? भाई आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, आप सामाजिक नियमों को कितना मानते हैं। दूसरी चीज आपकी क्या आएगी? आप दूसरों के साथ अलग अलग सोशल सिचुएशंस में किस तरीके से रिलेट करोगे, आप कैसे सोसाइटी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। पार्टिसिपेट जब आप करते हो सोशल एक्टिविटीज में तो आप कितना समझ पाते हो एक सोशल ग्रुप का हिस्सा होना क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली समाज के नियमों को मानना, समाज में जो एक्सेप्टेबल है वैसा ही व्यवहार करना, यही सब आपके सोशल डेवलपमेंट में आता है। और धीरे धीरे जब हम एक समाज का हिस्सा बनते जाते हैं, हम उन्हें फेस करते हैं, तो ये सामाजिक डेवलपमेंट हमारा होता है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, भावनात्मक विकास, तो इसका मतलब क्या है? हमें अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर कितना कंट्रोल है। ठीक है, बच्चे अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे डेवलप करते हैं? आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो अपने इमोशन छुपा नहीं सकते, वो सब कुछ जो है वो दिखा देते हैं उनके फेस पे, इसीलिए कहते हैं बच्चे में सच्चाई होती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं छुपाता। अगर वो जेलस भी फील कर रहा है वो छुपा नहीं पाएगा उसको। ठीक है, तो बच्चों के अंदर उस समय इमोशनल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, बच्चा जो है इसको नहीं समझता। ठीक है, तो अगर हम इमोशंस की बात करें तो कुछ आपके इमोशंस बेसिक इमोशंस होते हैं जिन्हें हम मूल भावनाएं कहेंगे, जैसे हैप्पीनेस, फियर, एंगर, खुशी हो गया, गुस्सा हो गया, डर हो गया। क्योंकि बेसिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली किसी के चेहरे पे दिखाई दे जाती है। अगर कोई रो रहा होगा तो डायरेक्टली उसके चेहरे पे दुख वो दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ और इमोशंस की जो कि आपके कॉम्प्लेक्स इमोशंस की कैटेगरी में आते हैं, यानी जटिल भावनाएं, इसमें क्या आती है आपकी? शेम, गिल्ट, एनवी। इनको डायरेक्टली किसी के फेस से जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है अंदर से कोई गिल्ट फील कर रहा हो लेकिन चेहरे पे आने भी ना दे। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स इमोशंस और बेसिक इमोशंस दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान आप दोनों के ऊपर कंट्रोल लेकर आ जाते हैं। बच्चों के अंदर क्या होता है? बेसिक इमोशंस पहले से ही होते हैं और कॉम्प्लेक्स इमोशंस धीरे धीरे उनके अंदर बाद में डेवलप होते हैं। साथ ही साथ कल्चर और जेंडर डिफरेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में कल्चर यानी संस्कृति का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है और जेंडर का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका मॉरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं नैतिक विकास। ठीक है, मॉरल वर्ड आपका कहां से आया? इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड मोर्स, जिसका मतलब क्या होता है? मैनर्स या कस्टम्स। ठीक है, रिवाज या शिष्टाचार। अब देखिए, बेसिकली अगर हम कहें मॉरल डेवलपमेंट क्या है, सिंपलेस्ट टर्म्स में ये राइट और रॉन्ग, गलत और सही का फर्क है। ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है,
ये फर्क अगर किसी को पता चले, हम कहेंगे वो मॉरली डेवलप्ड है। लेकिन मॉरल डेवलपमेंट के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। मॉरल बिहेवियर, यानी मैं नैतिक रूप से कैसा व्यवहार कर रही हूँ। देखो, सही गलत का पता होना और वो व्यवहार में दिखना अलग बात है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि सही और गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत काम करते हैं, क्योंकि अंदर तक उन्होंने उस चीज को आत्मसात नहीं किया, उसमें अंदर से बिलीव नहीं करते। ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव करना गलत है, फिर भी कई लोग करते हैं। तो सही और गलत का व्यवहार में दिखना। फिर दूसरा है आपका मॉरल रीजनिंग, सही और गलत का तर्क दे पाना, रीजन कर पाना क्यों सही है और क्यों गलत है। और तीसरा है जजमेंट, फाइनल निर्णय लेना क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सारी चीजें आपकी मॉरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करें या मॉरल रीजनिंग की बात करें, नैतिक तर्कना की बात करें, तो आपका पियाजे ने जो है, पियाजे ने एक थ्योरी यहाँ पर दी थी। थ्योरी भी क्या दी थी, पियाजे ने यहाँ पर एक्चुअली कैटेगराइज किया था कि बच्चों में हम नैतिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे चल रहा है, उसको हम बता सकते हैं खेल के नियमों के दौरान। जब बच्चे खेलते हैं तो नियमों के दौरान हमें दिखाई देता है वो नियम को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कितना हुआ है। और इसके लिए उन्होंने 2 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज होती है हेट्रोनॉमस मोरालिटी और दूसरी होती है ऑटोनॉमस मोरालिटी। हेट्रोनॉमस मोरालिटी कौन सी मोरालिटी है, इन्हें लगता है, ये छोटी एज के बच्चों के लिए, बच्चों को लगता है कि जो नियम कायदे कानून होते हैं वो फिक्स होते हैं, उन्हें एक अथॉरिटी डिसाइड करती है, यानी उनके बड़े जो है वो उनके लिए तय करते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें फॉलो करना ही चाहिए। तभी आप सही हो, नहीं करोगे तो आप गलत हो, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो इनका मानना क्या है, छोटे बच्चों का मानना ये होता है कि रूल्स कौन डिसाइड कर रहा है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, बड़े आपके लिए तय कर रहे हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता और वही सही है और उनके मुताबिक ही चलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है ऑटोनॉमस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसको समझ में आने लगता है कि जो रूल्स है वो सबके बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, सबके भले के लिए बनाए गए हैं। तो अगर उन रूल्स से लोगों को परेशानी हो रही है तो उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे नियम किसी काम के नहीं है जो लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर दें। तो रूल्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड इफ एनी रूल डज नॉट बेनिफिट इट कैन बी चेंज्ड बाय कॉमन कॉन्सेंसस। ठीक है, सबकी सहमति से यहाँ पर उन्हें बदला जा सकता है। इसके अलावा देखिए आपकी एक और थ्योरी है जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट पे दी कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है। बेसिकली इन्होंने मॉरल डिलेमास को स्टडी किया था, मॉरल डिलेमास। ठीक है, यानी नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा से जुड़ी हुई कहानियां जो है इन्होंने बच्चों के सामने रखी थी और इनको जो है जो जवाब मिले कि कोई काम क्यों सही है क्या क्यों गलत है, वो उस रीजन के ऊपर फोकस कर कर इन्होंने क्या किया, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को इन्होंने दिया कि किस स्टेज में या किस एज लेवल में बच्चा किस तरीके से सोचता है, कितना उसका नैतिक विकास होता है। उसके हिसाब से इन्होंने 3 जो है लेवल्स बताए थे। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, लेकिन हम इस थ्योरी को यहाँ पे कवर नहीं करने वाले। आप अगर करना चाहें तो आपको किसी भी सीटेट की बुक से आराम से ये थ्योरी बहुत इजीली मिल जाएगी। सीटेट में आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो पियाजे की थ्योरी भी वैसे आपको पढ़नी है। मॉरल डेवलपमेंट की तो मैंने यहीं पे बता दी, 2 स्टेजेस बताइए, इससे ज्यादा पूछेंगे नहीं आपसे। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो भी आपको पढ़नी है। मॉरल डेवलपमेंट की जो इनकी थ्योरी है कोहलबर्ग की, वो भी आपको पढ़नी है। तो आप ये किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञान संबंधी विकास। कॉग्निशन में आपका क्या क्या आ जाएगा, जानना, सोचना, याद करना, पहचानना, कैटेगराइज करना, इमेजिन करना, जो भी आप दिमाग से सोच समझकर चीजें कर रहे हैं वो सब आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है। पियाजे जो थे वो ये कहते थे कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, जब वो अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर बर्थ से 2 इयर्स तक, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 इयर्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 इयर्स और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 इयर्स एंड अबव। और इन सभी स्टेजेस के अंतर्गत भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगेन मैं यही कहूंगी सीटेट की किसी भी बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, भाषा विकास, कम्युनिकेशन एंड इमर्जेंट लिटरेसी, भाषा विकास, संचार और उभरती साक्षरता। देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ से बच्चा जो है बोलना शुरू करता है। देखो अगर बाहर से उसको ज्ञान प्राप्त करना है तो भी उसे भाषा की रिक्वायरमेंट है, किताबों वगैरह के लिए,
थ्रू वो पढ़ सकता है उसी के माध्यम से। और अगर उसे अपनी आइडियाज वर्ल्ड में पहुंचाने हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, तब भी उसे लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो लैंग्वेज एबिलिटी जो होती है वो कम्युनिकेट करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, फीलिंग शेयर करने के लिए, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सोचने सीखने सब चीजों में हेल्प करती है। अब लैंग्वेज जो है आपकी, ये रिसेप्टिवली भी आपकी सीखी जाती है, एक्सप्रेसिवली। रिसेप्टिव मतलब जब आप बाहर से कुछ सीख रहे हो तो उसके लिए आपको भाषा की जरूरत है। मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मैं ज्ञान रिसीव कर रही हूँ, भाषा को यूज करके मैं ज्ञान को रिसीव कर रही हूँ, तो यहाँ मैं रिसेप्टिव मोड में हूँ। और अगर मुझे किसी को बोल के कुछ बताना, जैसे इस समय मैं अपनी भाषा का प्रयोग कर कर आप तक ये कंटेंट पहुंचा रही हूँ, तो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो रिसेप्टिव भी होता है, एक्सप्रेसिव भी होता है। भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के माध्यम से ग्रहणशील भी है और अभिव्यंजक भी है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है, अभी उसने भाषा बिल्कुल पकड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे क्या करना है, कम्युनिकेट तो करना है ना। एक बच्चा अपनी बातें कम्युनिकेट करता है, कैसे करता है? छोटा सा बच्चा होगा जिसे बोलना नहीं आता, रोएगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन आप तक अपनी बात तो पहुंचाएगा। तो यहाँ पर उसी को लिखा हुआ है कि बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट करता है आसपास के लोगों के साथ, रोकर, ठीक है। दूसरा कूइंग, ठीक है, कू कू कर आवाज निकालता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जब उसके मुंह में बा बा मा ऐसे करना शुरू करता है तो बैबलिंग हो गया ये। और जेस्चर्स से, ठीक है, हाव भाव से भी वो अपने आप जो भी फीलिंग्स उसके अंदर हो रही है, जो भी उसे परेशानी हो रही है, जो दिक्कत हो रही है या उसे अच्छा लग रहा है, वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब है? प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अभी उसने भाषा पूरी तरह से सीखी नहीं, अब उसे बोलना थोड़ी आया ना, उसने भाषा के कुछ भी शब्द जो है अभी तक सीखे, वो ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन एक बार जब स्पीच यानी भाषा वो सीख जाता है, तो स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में भाषा को वो समझना शुरू करेगा। पहले पहले क्या होता है, आप बच्चों को बताना शुरू करते हो, पानी, ग्लास, और उसको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते हो कि ये पानी है, ये पेन है। आप छोटे छोटे शब्द जो है वो उसको उसके दिमाग में डालते हो। अभी वो बस देखता है, सुनता है, क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा वर्ड किसके लिए डिनोट हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोनाउंसिएशन, वो उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसका उच्चारण करने की कोशिश करेगा। फिर उसकी धीरे धीरे इस लैंग्वेज के अंदर वोकेबुलरी बढ़ेगी, शब्दकोश उसका बढ़ता है, अलग अलग शब्दों को वो सीखता है, और फिर बाद में वो सेंटेंस फॉर्मेशन शुरू करता है, ठीक है। फिर वो वाक्य बोलना शुरू करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है कि मैं एफर्ट करके कोई भाषा सीख रही हूँ। जैसे मैं अब आज के टाइम में अगर फ्रेंच भाषा सीखना चाहूँ तो मुझे उसके शब्दों को पढ़ के समझना पड़ेगा, उसकी किस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग होती है। तो ये एफर्ट कर रही हूँ मैं और किसी नई भाषा को सीखने की कोशिश कर रही हूँ, दिस इज लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा का अधिग्रहण क्या होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। बच्चे जो है अपने आसपास की भाषा जो उसके माता पिता या फैमिली वाले बोल रहे होते हैं उसको वो ऐसे ही समझ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही उसे पकड़ लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, वो भाषा उनको अपने आप आ जाती है। दिस इज लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये क्या है, ये भाषा का अधिग्रहण है, ठीक है। तो भाषा अधिग्रहण हमेशा किसका होता है, फर्स्ट लैंग्वेज का। तो जो भी आपके घर में बोली जाती है भाषा, उसका एक्विजिशन होता है बच्चे में, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग जो होती है, बच्चा उसे स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, नेचुरली। लेकिन इसके बाद स्कूल जाकर जो सेकेंड लैंग्वेज बच्चा लेता है उसे सीखना पड़ता है, तो वो क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो नोआम चॉम्स्की ने जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर अपनी एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपको सीटेट की बुक्स में मिल जाएंगी, जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है, ठीक है। सीटेट का फर्स्ट वाला पार्ट नहीं, इंग्लिश हिंदी वाला जो पार्ट होता है उसमें आपको चॉम्स्की की थ्योरी मिल सकती है, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है उसके विषय में बताया है। तो नोआम चॉम्स्की जो है, इन्होंने क्या कहा था कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ये बच्चे की एक इन्नेट एबिलिटी होती है। इन्नेट एबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन में LAD एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। अब डिवाइस का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो दिमाग है उसमें कोई सच में कोई डिवाइस फिट है, ये दिख नहीं सकता, ठीक है, ना ही इसे रिमूव किया जा सकता है। बेसिकली हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसमें ऑलरेडी भाषा को सीखने के लिए एक अपने आप जो है हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम भाषा को सीख जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, इसमें आप चॉम्स्की की थ्योरी को थोड़ा और डिटेल में भी देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं।
जनरेटिव ग्रामर की भी यहाँ पर इन्होंने बात की थी। एक दो टर्म्स और भी हैं इनकी थ्योरी में, उनको भी आप देख लीजिएगा। जनरेटिव ग्रामर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका केवीएस में आ चुका है। तो जनरेटिव ग्रामर, इनका कहने का अर्थ था कि यहाँ पर बच्चों के, जैसे कि एलएडी की बात हमने की कि जो ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह वो सब तंत्र पूरा फिट है, बस उसमें आपको शब्द भरने होते हैं। कहने का अर्थ है अगर इंडिया में कोई बच्चा है, कोई हिंदी भाषी जो जगह है वहां पर बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसे हिंदी लैंग्वेज अपने आप आ जाती है। ठीक है, अब हर भाषा की ग्रामर तो एक जैसी ही रहती है। अगर कोई अमेरिका में पल बड़ा बच्चा है, वहां पे पला बड़ा बच्चा है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। ग्रामेटिकली तो रूल सबके भाषा में सेम ही रहते हैं, बस उसे वर्ड्स फिट करने। और वर्ड्स वो कहाँ से लेता है? जिस तरह के एनवायरनमेंट में उसका जन्म हुआ है, जिस तरह की बातें वो सुन रहा है, लैंग्वेज को सुन रहा है, वही लैंग्वेज वो सीख जाता है। और इनका कहना था कि लेकिन ये थोड़ी होता है कि बच्चे ने जो सीखा है सिर्फ वही वो बोल सकता है। बच्चे खुद भी तो लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, खुद भी तो सेंटेंस बनाते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि इस सेंटेंस को ऐसे बोला जाएगा? तो इन्होंने इसे जनरेटिव ग्रामर कहा कि ये एक तरीका है to a way of formalizing the implicit rules a person seems to know when he or she is speaking in his or her native language। ये कुछ ऐसे मतलब विचार इनका ये है कि कुछ ऐसी फॉर्मल तरीके हैं जो एक पर्सन को ऑटोमेटिकली पता है, जब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहा है उसे पता है कि मुझे यही सेंटेंस फ्रेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर जैसे अभी तक मान लो मैंने कुछ ऐसी चीज है जो नहीं बोली है, लेकिन आज मैं एक नया सेंटेंस प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे कैसे पता है इस सेंटेंस को ऐसे ही बोलना है? तो ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो रूल्स है हमारे पास फिट है। ठीक है, तो ये जनरेटिव ग्रामर में इन्होंने कहा प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है इस जनरेटिव ग्रामर के। पहला है सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपके सेंटेंस या वाक्य की संरचना ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे कि एक बच्चा कहेगा मुझे पानी दे दो, या दो दे पानी मुझे, ऐसे थोड़ा ना बोलता है, उसको पता होता है कि मुझे पानी दे दो ही बोलना है। फिर देखिए सिमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक मीनिंग, यानी कि जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है। और फोनोलॉजी यानी कि साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जैसे जब मैं उसका उच्चारण करूंगी तो किस तरीके की यहाँ पर साउंड आनी चाहिए, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। और मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जो शब्द हैं उनकी संरचना और उनका अर्थ। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसके? आपके जनरेटिव ग्रामर के। ये सब चीजें मुझे पता होंगी, उसी के हिसाब से मैं एक सही सेंटेंस प्रोड्यूस कर पाऊंगी। अब हम कर लेते हैं आपका एक और तरीके से जो डोमेन्स आपके डिफाइन किए जाते हैं। ये तो डेवलपमेंट हुआ आपका, हमने सीधे सीधे बोल दिया फिजिकल, मॉरल, सोशल। एक और तरीके से आपका बोला जाता है जिन डोमेन्स में आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, बेसिकली लर्निंग के डोमेन्स है, लेकिन इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो डोमेन से रिलेटेड इसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। पहला है आपका कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन जिसे हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? भावात्मक पक्ष। और तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम कहते हैं मनोगत्यात्मक पक्ष। ठीक है, अब बेसिकली आएंगी सब चीजें यहीं पे, तो इंक्लूड कर देती हूँ इसी में ही। कॉग्निटिव वाले में मतलब आपके ये कॉग्निटिव को तो हमने कॉग्निटिव ही वैसे पढ़ा था, संज्ञानात्मक मतलब थिंकिंग स्किल्स वगैरह, रीजनिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अफेक्टिव के अंदर आपके इमोशंस वाला एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब जो है आपके अफेक्टिव डोमेन में आते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। और साइकोमोटर डोमेन में आपके कौन से आएंगे? मोटर। ठीक है, यानी आप फिजिकली जो भी काम कर रहे हो, जो भी मूवमेंट कर रहे हो, कोई भी स्किल आप कर रहे हो, वो सब आपका साइकोमोटर पक्ष यानी एक्शन से रिलेटेड, यहाँ जहाँ पे आप एक्टिव हो, वो सारी चीजें आपकी साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसे पहले कोनेटिव कहा जाता था। कोनेटिव को हिंदी में कहते थे क्रियात्मक। ठीक है, लेकिन अब इसे मनोगत्यात्मक कहते हैं। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज करके देखते हैं जो आपके प्रीवियसली केवीएस के पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत टफ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल स्किल अमंग चिल्ड्रन? तो सोशल स्किल इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है शोइंग अफेक्शन टू अ फ्रेंड। ठीक है, अफेक्शन दिखाना वैसे भाव से जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं शेयरिंग फूड विद पेयर्स। ठीक है, ये आपका सोशल स्किल में आएगा। फिर प्लेइंग विद चिल्ड्रन, बिल्कुल यहाँ भी आप सोशल स्किल डेवलप करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्थडे स्वीट्स, ये भी
सोशल स्किल में आ गया। अफेक्शन शो करना, ये आपका इमोशनल स्किल है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बाय अ चाइल्ड फॉल्स अंडर, ठीक है, तो एक बच्चे के द्वारा सही और गलत के बारे में जागरूकता निम्न में से किसके अंतर्गत आएगी? आपकी मॉरल डोमेन, सोशल डोमेन, फिजिकल डोमेन, इमोशनल डोमेन, और अभी हमने देखा था सही और गलत की परख होना आपका मॉरल डोमेन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द सेंसरी डेवलपमेंट लाइक स्मेल फॉल्स अंडर विच डोमेन, गंध जैसी संवेदी विकास किस डोमेन के अंतर्गत आएगी? कम्युनिकेटिव डोमेन, अडेप्टिव डोमेन, फिजिकल डोमेन, सोशल डोमेन। भाई आप स्मेल कर पा रहे हो, आप किसका यूज कर रहे हो? आप अपने एक फिजिकल स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो, तो ये आपका फिजिकल डोमेन में आएगा, बॉडी का यूज कर रहे हो ना आप। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एट्रीब्यूटेड टू साइकोमोटर डोमेन ऑफ अ चाइल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मनोप्रेरक या मनोगत्यात्मक आएगा डोमेन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? भावना, सोचना, साइकिल चलाना, रोना। भाई इसमें आपका करने वाला एक्सपेक्ट आ रहा था, तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? साइकिलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड चाइल्ड रिस्पॉन्सेज टू मॉरल डिलेमास, तो निम्नलिखित में से किसमें नैतिक दुविधाओं के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया गया है? किसने किया है? पियाजे ने, एरिक्सन ने, कोलबर्ग ने, स्किनर ने। और आपके क्वेश्चन इनके स्टेजेस पर भी आ सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था मॉरल डिलेमा के ऊपर कोलबर्ग ने काम किया था, तो आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक, और जहां जहां आपको कोई एक्स्ट्रा चीज भी पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दिया। पियाजे की भी थ्योरी जो है वो आपकी वैसे कॉग्निटिविज्म में भी आएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ इनमें से जो थ्योरीज है ना वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर भी बताई गई हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल में भी उसे सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लासेस यूजफुल लग रही होंगी, और आपकी केवीएस की जो पेडागोजी है उसमें आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। अगर आप केवीएस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो इसमें जो टॉपिक्स हम तैयार कर रहे हैं आप खुद ही देख रहे होंगे, ये काफी अच्छे हैं, जो आपकी टीचिंग जो एप्टीट्यूड है या पेडागोजी है उसके फाउंडेशन को ये बहुत अच्छा कर देंगी। तो हम टॉपिक्स भी यहाँ पर उसी तरीके के कवर कर रहे हैं जो आपको बहुत सारी जगहों से इधर उधर से देखने पड़ते हैं। तो आई होप ये क्लासेस आप लगातार देखते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इन्हें लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी प्रीवियस लेक्चर्स जो है उनको देख लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।